हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी न्यू मॉडल पेपर में यानी अतिरिक्त मॉडल पेपर में क्लास 12 इकोनॉमिक्स में सेट 1 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास 12 इकोनॉमिक्स में कोडरमा जिला से जारी सेट 1 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, कोडरमा जिला के डीसी आदित्य रंजन द्वारा जारी किया गया है। चलिए इकोनॉमिक्स में सेट 1 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? मार्शल के द्वारा, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। याद रखिएगा, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत, गणनावाचक दृष्टिकोण धारणा मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2, किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? दीर्घकाल में, लॉन्ग पीरियड में। ठीक है, उत्पादन के सभी साधन लॉन्ग पीरियड में, दीर्घकाल में परिवर्तनशील होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 2 का। आगे देखिए सवाल नंबर 3, उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर उत्तल। याद रखिएगा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी उत्तल होता है। ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 4 नंबर देखिए, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं ऐसा दो वस्तु का जोड़ा जिसको एक दूसरे के बदले में यूज करते हैं उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सी, यानी चाय, कॉफ़ी, गुड़, चीनी स्थानापन्न वस्तु होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 5 नंबर पढ़िए, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है? इनमें से कौन उत्पत्ति का उत्पादन का साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6, एम आर को प्रदर्शित किया जाता है। एम आर को प्रदर्शित किया जा सकता है डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। एम आर बराबर होता है डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू, यानी कुल आगम में परिवर्तन की दर को सीमांत आगम कहते हैं। टी आर में परिवर्तन की दर को एम आर कहते हैं। डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बी, 6 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 7, निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार की गुण नहीं है, विशेषता नहीं है? एक क्रेता और अनेक विक्रेता। उल्टा दिया हुआ है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, एक विक्रेता और अनेक क्रेता होता, लेकिन दे दिया है एक क्रेता और अनेक विक्रेता, जो गलत है। ठीक है, एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता और अनेक क्रेता होते हैं, लेकिन ऑप्शन ए में दिया है एक क्रेता और अनेक विक्रेता। उल्टा दिया है, गलत दिया है, यानी ऑप्शन ए विशेषता सही नहीं है। बाकी ऑप्शन बी निकट स्थापन का अभाव होता है। ऑप्शन सी नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। बाकी ऑप्शन बी निकट स्थानापन्न का अभाव होता है। ऑप्शन सी नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, यानी ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 8, मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। मांग वक्र की ढाल डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। 8 का ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 9 को पढ़िए, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? साधनों का आवंटन, आर्थिक विकास, साधनों का कुशलतम प्रयोग, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी होगा, डी, उपयुक्त सभी। 9 का डी।
आगे देखिए सवाल नंबर 10, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 11, पूर्ति बेलोचदार होती है अति अल्पकाल में, पूर्ति बेलोचदार होती है अति अल्पकाल में, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 12, 12th, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? इनमें से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, भूमि तो है, श्रमिक, श्रमिक भी है, पूंजी, पूंजी भी है, मुद्रा नहीं है, मुद्रा, ऑप्शन सी, मुद्रा नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर 13, माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, माइक्रोज ग्रीक भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी। आगे देखिए 14, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव का समस्या, चुनाव, ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 15, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, सही। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, सही। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, सही। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 16, उपयोगिता को मापा जा सकता है मुद्रा के द्वारा, किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं, इस बात को मार्शल ने बताया था, मार्शल ने, मुद्रा के द्वारा उपयोगिता को माप सकते हैं, 16 का ए होगा। आगे देखिए 17, निम्न में से कौन गॉसन का दूसरा नियम कहलाता है? गॉसन का दूसरा नियम कौन है? सम सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, ऑप्शन सी। आगे देखिए 18, जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह कहलाती है तिरछी मांग। जब एक वस्तु x की कीमत में परिवर्तन होने से उसका प्रभाव दूसरी वस्तु y की मांग को प्रभावित करता है, दूसरी वस्तु y के मांग पर पड़ता है, तब यह मांग कहलाती है तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड, तिरछी मांग, ऑप्शन सी। आगे देखिए 19, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पत्ति के साधनों का। उत्पादन फलन में उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है, यानी आउटपुट इनपुट का फंक्शन होता है, ठीक है। उत्पादन उत्पत्ति के साधनों पर निर्भर करती है, उत्पत्ति के साधनों का इनपुट्स का फलन होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 20, आगे 20 देखिए, मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, उपयुक्त सभी शामिल होती है, ऑप्शन डी, 20 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 21, 21, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, उपयुक्त सभी, 21 का डी होगा, उपयुक्त सभी। इनमें से सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे देखिए 22, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी निर्माण, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि पूंजी निर्माण कहलाती है, ऑप्शन सी। आगे 23 देखिए, प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? इनमें से कौन प्रवाह यानी फ्लो का एग्जाम्पल है? उपभोग है, आय है, निवेश है, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। उपभोग, आय और निवेश लगातार घटते बढ़ते रहता है, जो फ्लो यानी प्रवाह कहलाता है, ठीक है। प्रवाह यानी फ्लो का अर्थ होता है घटते बढ़ते रहना। उपभोग, आय और निवेश तीनों लगातार कम बेसी होते रहता है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे देखिए 24, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है कृषि, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए 25, एनएनपी एट एमपी निम्न में किसके बराबर होगा? जीएनपी एट एमपी माइनस घिसावट व्यय, एनएनपी एट एमपी बराबर जीएनपी एट एमपी माइनस घिसावट व्यय होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए 26, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, ऑप्शन डी होगा, डी।
आगे देखिए 27, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों। उपयुक्त सभी होगा। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, 27 का डी। आगे देखिए 28, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में इनमें से किसको शामिल नहीं करते हैं? 28 नंबर, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तुएं। ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। आगे देखिए 29, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है, याद रखिएगा। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। आगे देखिए 30 नंबर सवाल, 30, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा? जहाँ एडी बराबर एएस होगा, जहाँ सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होगा। ऑप्शन सी, एडी बराबर एएस, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। ऑप्शन सी। आगे देखिए 31 नंबर सवाल, 31, 31, किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? अपूर्ण रोजगार संतुलन। न्यून मांग की दशा में अपूर्ण रोजगार संतुलन पाया जाता है। ऑप्शन बी। आगे देखिए 32, पंजाब नेशनल बैंक इनमें से क्या है? व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक व्यापारिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। ऑप्शन ए। आगे देखिए 33, 33, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात में कमी होती है, नगद कोष अनुपात घटता है। याद रखिएगा, साख मुद्रा और नगद कोष अनुपात के बीच विपरीत नेगेटिव संबंध होता है, यानी नगद कोष अनुपात घटेगा तब साख मुद्रा का विस्तार होगा। ऑप्शन ए। आगे देखिए 34, 34, निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1969 में, 1969, 1969 में। 1969 में भारत में 14 बड़े 14 यानी 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन सी। आगे देखिए 35, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करते हैं। ऑप्शन सी। आगे देखिए 36, प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सी। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान होता है। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए 37 नंबर देखिए, सवाल नंबर 37, निम्न में से कौन एक कर प्राप्तियां नहीं है? टैक्स नहीं है। आयकर तो है, निगम कर तो है, सीमा शुल्क भी है, फीस नहीं है। फीस, लाइसेंस, परमिट, ये सब गैर कर प्राप्तियां होती है। ठीक है, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क ये सब टैक्स होता है, लेकिन फीस, लाइसेंस, दंड, जुर्माना, परमिट ये सब गैर कर प्राप्तियां होती, नॉन टैक्स। 37 का डी होगा, फीस। आगे देखिए 38 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से असंतुलित बजट है, इनमें से कौन असंतुलित बजट है? अतिरेक बजट, घाटे का बजट, उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, देखिए असंतुलित बजट 2 प्रकार का होता है, एक अतिरेक बजट और एक घाटे का बजट। अतिरेक बजट कब होता है? जब सरकार का आय व्यय से अधिक होता है तो पैसा बच जाता है, जिसको अतिरेक बजट, बचत का बजट कहते हैं। और जब सरकार का व्यय सरकार के आय से अधिक होता है तो घाटे का बजट कहते हैं। ठीक है, यानी जब आय और व्यय दोनों बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित बजट कहेंगे, जो 2 प्रकार का होता है। जब आय बेसी होगा व्यय से तो अतिरेक बजट, और जब व्यय बेसी होगा आय से तो घाटे का बजट। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए सवाल नंबर 39, जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं?
प्रतिगामी कर। याद रखिएगा, जिस टैक्स में लोगों का इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स का रेट घटते जाता है उसको प्रतिगामी कर कहते हैं। ठीक है, इनकम में वृद्धि लेकिन टैक्स का दर में कमी, टैक्स का दर घटेगा इनकम बढ़ने के साथ साथ, तो उसको प्रतिगामी कर कहेंगे। ठीक, देखिए इनकम के साथ 3 तरह का टैक्स होता है। पहला, सभी आय वर्ग के लोगों को यदि समान दर से टैक्स देना पड़ेगा, चाहे इनकम घटे चाहे इनकम बढ़े, चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे व्यक्ति गरीब हो, तो उसको बोलेंगे आनुपातिक कर। आनुपातिक कर में टैक्स का दर गरीब अमीर के लिए एक समान होता है, वस्तु कोई भी ले। ठीक है, इनकम कितनो हो, इनकम बढ़े चाहे घटे, तो टैक्स का दर जब एक समान हो तो उसे आनुपातिक कर कहेंगे। अच्छा, प्रगतिशील कर क्या होता है? इनकम बढ़ने के साथ साथ जिस टैक्स में रेट बढ़ेगा और इनकम घटने के साथ साथ घटेगा तो उसको प्रगतिशील कर कहेंगे। यानी प्रगतिशील कर क्या होता है? जिस टैक्स में इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स का रेट बढ़ता है और इनकम घटने के साथ साथ टैक्स का रेट घटता है उसे प्रगतिशील कर कहेंगे। लेकिन प्रतिगामी कर क्या होता है? इनकम बढ़ने के साथ साथ घटता है। ठीक है, इनकम बढ़ने के साथ साथ जिस टैक्स में रेट घटेगा उसको उल्टा यानी प्रतिगामी कर कहेंगे। आगे अंतिम नंबर 40 देखिए, अंतिम सवाल 40, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल होती है? भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत इनमें से किसको शामिल करते हैं? कौन शामिल होता है? दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, डी। भुगतान शेष में सबको शामिल करते हैं, दृश्य घटक, अदृश्य घटक, पूंजी अंतरण सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी न्यू मॉडल पेपर में सेट 1 का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों, नए सहपाठियों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले मॉडल सेट 2 को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।